हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सारी डिटेल्स पढ़ ली है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। ठीक है ना। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, या कहीं पर भी जो अगर कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में गैमेटोजेनेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है भैया? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गैमेटोजेनेसिस का मतलब पहले आप समझिए। जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी में ही उसकी पूरी बात है। क्या लिखा हुआ है शुरू में? गैमीटो। गैमीटो का मतलब हो गया गैमीट, ठीक है, एंड जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स कितने होते हैं? दो तरह के गैमीट्स होते हैं एज यूजुअल, जो हम लोगों को पता है। कौन कौन से गैमीट है? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को एनिमल्स में क्या कहा जाता है? मेल गैमीट को एनिमल्स में कहा जाता है स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो ओवम है, एग सेल, उसके फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा? oogenesis कहा जाएगा, ठीक है ना। तो जो गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दूसरा हो गया oogenesis। एंड आपको याद रखना है कि चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों, ठीक है, इंडिविजुअली मेल एंड फीमेल के जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पर होने वाला प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस ऑफ मेल, ठीक है। मेल का जो टेस्टिस है वो क्या है? वो उसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। सिमिलरली oogenesis टेक्स प्लेस इनटू द ओवरी, ठीक। अब ओवरी क्या है? ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वहीं पर ये प्रोसेस हो रहा है, क्लियर। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, इन प्रोसेस का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? तो जैसे कि पता है हम लोग की बॉडी में बहुत सारा मैकेनिज्म चलता है। उन बहुत सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम बनाया है नेचर ने, जिसको कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहा जाता है, वो एक है हार्मोनल कंट्रोल और दूसरा क्या है? नर्वस कंट्रोल। तो यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल को आपको लेकर के चलना है कि जो गैमेटोजेनेसिस है दैट इज सुपरवाइज्ड या कंट्रोल्ड विद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी जो एक्शन होता है वहां पर ब्रेन तो इन्वॉल्व हो ही रहा है ना, ब्रेन तो इन्वॉल्व हो ही रहा है। अब ब्रेन का भी कौन सा पार्ट जो इन पर्टिकुलर चीजों को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन के साथ आपने देखा होगा एक मास्टर ग्लैंड कनेक्ट होती है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या क्या नाम है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहां से कनेक्ट कर रही है? हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रही है। और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो भी हार्मोन है उनको ट्रोपिन हार्मोन कहा जाता है। ध्यान देना, उनको क्या कहा जाता है? ट्रोपिन हार्मोन। ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको ट्रोपिन हार्मोन्स कहा जाता है। एंड ये ट्रोपिन हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पर अपना क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना इफेक्ट करता है। तो ट्रोपिन हार्मोन्स के रिस्पॉन्स से अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो जो जिन हार्मोन्स को निकाल रहा है उनको बोला जाएगा ट्रॉफिक हार्मोन। समझ बात आ गई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान देना है कि GnRH, जिसको गोनाडोट्रोपिक, GN का मतलब हो गया गोनाडोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिन, GONADOTROPIN, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। एंड इस हार्मोन की वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर लोब, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वहां से क्या रिलीज हो रहा है? वहां से रिलीज हो रहा है FSH एंड LH, ठीक है। तो पिट्यूटरी से निकलने वाले ये दो हार्मोन हो गए, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी बोल रहा हूँ, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलता है। एंड GnRH कहां से निकल रहा है? तो GnRH जो है वो रिलीज हो रहा है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। और हाइपोथैलेमस के साथ ही तो देखिए कनेक्ट हो रही है ना पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पर ये GnRH जाके क्या करेगा? अपना इफेक्ट करेगा। एंड उसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एंटीरियर लोब से FSH और LH हार्मोन, कई तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। तो उसमें से ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन इनको गोनेडोट्रोफिक हार्मोन बोलेंगे। देखिए ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है,
ठीक है। इसकी वजह से ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसके नाम में RH रखा गया है, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पर इफेक्ट किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है, FSH, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है गैमेटोजेनेसिस में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये जाकर के, ठीक है, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस में जो एक टिब्यूल्स होते हैं ऐसे हाईली क्वाइल्ड, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सेमनीफेरस टिब्यूल्स। तो ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है उनकी इनर लाइनिंग में जरा जाइए। इनर लाइनिंग में मैंने क्या बताया, दो तरीके के सेल्स होते हैं, बहुत सारे, एक मेजर नंबर ऑफ जो सेल्स है वो क्या है, क्यूबॉइडल सेल्स है, और वही जर्मिनल एपिथेलियम है ना, जर्मिनल एपिथेलियम है पूरी, क्यूबॉइडल सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम में मेजर नंबर ऑफ सेल्स, और कुछ कॉलमनर सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको सब टेंटिकुलर सेल्स भी बोला जाता है। ये क्या है, सर्टोली सेल्स, दो तरह के सेल्स है ना, ठीक है। तो जो FSH है वो जाके कहां पर वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है जर्मिनल एपिथेलियम की जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं उन पर, और जो सर्टोली सेल्स हैं उन पर। समझ बात आ गई, आपको कलेक्टिवली याद रखना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि ये कहां पे वर्क कर रहा है, तो टेस्टिस की जर्मिनल एपिथेलियम पर FSH जो है वो जाकर के वर्क करता है, ठीक है, समझ बात आ गई। और जो LH है, LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, फीमेल में इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और मेल में इसी LH को याद रखना, मेल में इसी LH का दूसरा नाम क्या होता है, ICSH। आपने पढ़ा होगा किताबों में ICSH। ICSH का मतलब क्या हो गया, इंटरस्टिशियल, I फॉर इंटरस्टिशियल, C फॉर सेल, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं, तो भैया टेस्टिस में इंटरस्टिशियल सेल्स जो है याद रखिए लाइडिक सेल्स हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लाइडिक सेल्स, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लाइडिक सेल्स, तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद देखो, याद करने के बहुत बहुत वास्ट है बायोलॉजी। याद करने के लिए आपको कुछ अपने कुछ ऐसे सिंप्लीफाइड एक फैक्ट बनाने होंगे, कुछ लॉजिक बनाने होंगे, जिससे आप चीजों को दिमाग में रख पाओ, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने ट्रिक्स बनाएंगे, अपने जो एक सिंप्लीफाइड जो होते हैं ना मैनर चीजों को याद करने, जब उन्हें डेवलप कर लेंगे तो चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, आपका उन पर कमांड आ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया FSH और LH, ठीक। LH को ही ICSH कहा जा रहा है। अब ICSH जाकर के कहां पर इफेक्ट कर रहा है, लाइडिक सेल्स पर, और जो लाइडिक सेल्स है वो कहाँ है, वो तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है उनसे बाहर है ना, समझ बात आ गई। तो इनसे क्या रिलीज होगा, अब इन्होंने जाके इफेक्ट किया किस पर, इन्होंने इफेक्ट किया लाइडिक सेल्स पर, और जो लाइडिक सेल्स है उनके इफेक्ट की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, अगर मेल की बात करें, मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फीमेल में, जो फॉलिकुलर जो FSH है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल में ओवरी पर इफेक्ट करेगा, ठीक है, ओवरी पर इफेक्ट करेगा। एंड जो oogenesis का प्रोसेस है उसको तो ये प्रमोट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन्स का भी सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर FSH की वजह से ही जो ओवरी है उसमें oogenesis का प्रोसेस प्रमोट कर रहा है, एंड FSH की वजह से ही ओवरी की जो फॉलिकुलर सेल्स है ना, जो फॉलिकल बनते हैं, तो फॉलिकुलर सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन्स की सिंथेसिस करेंगे, एस्ट्रोजन्स का जो है रिलीज करेंगे। समझ बात आ गई। तो आपको यहाँ पर जो ये फैक्ट बताने का सेंस है वो इतना सा है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैमेटोजेनेसिस जो है वो पर्टिकुलर किन हार्मोन्स से कंट्रोल हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में जो हार्मोन्स है वो है GnRH। पहला हार्मोन हो गया GnRH, क्यों, क्योंकि GnRH जो है वो देखिए, अच्छा एक चीज और समझिए कि जो GnRH है ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहा है टेस्टिस या ओवरी पर, अच्छा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस पे भी ध्यान देना कि जो GnRH है ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा है गैमेटोजेनेसिस को, ये इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो GnRH है वो जब रिलीज हो रहा है वो हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन से रिलीज हो रहा है, ठीक है, एंड ये जाकर के किस पर इफेक्ट कर रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन है ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड,
आ गई बात समझ में। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर इन्होंने वर्क किया, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से अब जो हार्मोन निकल रहे हैं वो हार्मोन जाकर के डायरेक्ट हमारे जो गोनेड्स है, गोनेड्स का मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वहां पे अपना इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा है। देखिए इनडायरेक्टली कौन हार्मोन वर्क कर रहा है, तो जीएनआरएच। क्लियर। डायरेक्टली कौन से जो है हार्मोन्स इस पूरे गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पर आपका एफएसएच है, एलएच है। ठीक है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन हो गए, एलएच कोई आईसीएसएच कहा जा रहा है, तो दो ये हो गए। इसके बाद जो सेक्स हार्मोन्स है, जैसे मेल में क्या निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। समझ बात आ गई ना। तो तीन हार्मोन हो गए जो डायरेक्टली वर्क कर रहे हैं पिट्यूटरी से निकलने वाले, दो ये एफएसएच एंड एलएच, एंड जो ओवरी या टेस्टिस से जो रिलीज हो रहे हार्मोन, ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, तो एस्ट्रोजेंस, एंड जो हमारा जो लाइडिक सेल्स है टेस्टिस का, वहां से क्या रिलीज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। समझ में आता है ना, जिनको एंड्रोजेंस भी बोला जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो है जो हार्मोन्स जिनके जो नाम अभी लिए ये पूरे गैमेटोजेनेसिस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब समझ लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस में आज स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये समझ लेते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से हो रहा है। ये तो पता चल गया कि कहाँ हो रहा है, लेकिन इसका होने का जो पूरा स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस takes place in the टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में तो ये हो रहा है, लेकिन टेस्टिस में भी कहाँ हो रहा है, तो टेस्टिस की सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक है ना, तो टेस्टिस की सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। और सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में भी जब जाकर के देखेंगे तो कहां पर हो रहा है, तो सेम्निफेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग। ठीक है, दिस इज इनर लाइनिंग। और जो इनर लाइनिंग है वो क्या है, इनर लाइनिंग में जो हमारी जो पूरी लाइनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है ना, तो जो इनर लाइनिंग है टेस्टिस की दैट इज नोन एज जर्मिनल इपिथेलियम। और जो इनर लाइनिंग है टेस्टिस की वो कहां पर है, कौन सी इनर लाइनिंग देखनी, तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पड़े हुए वो क्या है, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। समझ बात आ गई। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग से हमें डील करना है। ओके, अब इस इनर लाइनिंग में जब गए देखा तो वहां पर दो तरीके की सेल्स पहले भी बता चुके हैं, कुछ ऐसे लंबे सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ होंगे, और ज्यादातर जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे, वो छोटे छोटे से ये सेल्स हैं। तो ये जो छोटे वाले सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, और ये वाले सेल्स एग्जैक्टली इन सेल्स की बात करें जो क्यूबॉइडल हैं। ठीक है ना, ये वाले सेल्स जिनको रेड कलर से मार्क कर दिए, ये वाले सेल्स क्या हो गए, ये हो गए आपके जर्म सेल्स ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस के जर्म सेल्स हैं। और ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, लंबे लंबे से ये सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हो गए, ये हो गए सर्टोली सेल्स। ठीक है ना, सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स का काम क्या है, तो सर्टोली सेल्स का काम जो है वो आप याद रखें, एक तो फैक्ट आपने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है कि भाई जो सर्टोली सेल्स हैं उनको नर्स सेल्स कहा जाता है। नर्स सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ को नर्स करते हैं। ठीक है, उसको नरिश करने का काम करते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी एक चीज और आपको याद रखनी है कि पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में भी इनका मेजर रोल है। ठीक है, कैसे, एक खास तरीके का प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसको इनहिबिन प्रोटीन कहा जाता है। ये एक हार्मोन कंट्रोल देता है। ठीक है ना,
एक तरीके का हार्मोन ही कह सकते हो, प्रोटीनेसिस हार्मोन है जो सर्टोली सेल्स से ही रिलीज हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या हो रहा है, पूरा मेंटेन हो रहा है, पूरा रेगुलेट हो रहा है। तो सर्टोली सेल्स का मेजर रोल केवल स्पर्मेटोजोआ को नरिश करना नहीं है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ को नरिश तो ये कर ही रहे हैं, एज वेल एज जो सर्टोली सेल्स हैं ये पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आगे बात समझ में। और जो ये जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स जो हैं, इन जर्म सेल्स को प्राइमरली जब यहाँ पर ये सेल्स लगे हुए हैं ऊपर, ये जो जर्म सेल्स हैं, इन जर्म सेल्स को आप क्या बोल सकते हो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोल सकते हो। अब इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में आपको याद रखना है, इन्हीं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जैसे एक बार माइटोटिक डिवीजन हुआ, कुछ ऐसे लेकर के चलते हैं, जैसे कि एक ये हमारी जर्म सेल है, यहां से आपने एक जर्म सेल निकाल ली, दिस इज ए प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना होता है, 46 है ना। तो जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पर, 46। और ये जो 46 है, इस 46 को आप अगर पेयर बना रहे हो तो कंप्लीट पेयरिंग हो रही, कंप्लीट पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 23 पेयर, 23 कंप्लीट पेयर है। इसी को क्या बोला जाएगा, डाइप्लॉइड स्टेज। तो ये जो जर्म सेल्स है ये क्या है, ये 2n है, 2n का मतलब डाइप्लॉइड, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या हो रहा है, इनमें हो रहा है माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को लेकर के, एकदम फ्लो है, 1 by 1 स्टेप ध्यान रखते जाइए और पूरा लर्न हो जाएगा। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये 2n है, डाइप्लॉइड, बस यहीं से आपको उठा करके अब चलना है। माइटोटिक डिवीजन हुआ, अब देखिए माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो क्या है, वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब सेल डिवीजन जब हुआ, एक सेल डिवाइड हो रही है और डिवाइड होकर के उसने सिमिलर क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन वाले 2 डॉटर सेल्स बना दिए, ठीक है ना, समझ बात आ गई ना, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ कि 2 डॉटर सेल्स बन गए और इन दोनों डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, वो सिमिलर टू मदर सेल। तो ये क्या है, ये 2n है ना, 2 सेल ये जो बन गए प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। अब इन सेल्स को क्या नाम दिया जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना कि कोई जरूरी नहीं माइटोटिक डिवीजन एक ही बार हो रही है, एक से ज्यादा टाइम भी ये हो सकता है माइटोटिक डिवीजन। मतलब ये सेल बने, फर्दर ये सेल फिर से माइटोटिक डिवीजन में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, इनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन ही हुआ है। तो जब यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इनसे आगे चल करके जो सेल्स बनेंगे वो भी तो इन जैसे ही होंगे। तो सपोज मान लो कि एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, उसने डिवाइड होकर के माइटोटिकली 2 डॉटर सेल बनाए और ये दोनों डॉटर सेल फिर से माइटोटिक डिवीजन में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आगे चल करके क्या करेंगे, 2 से 4 सेल बन जाएंगे, 4 सेल्स आर फॉर्म हियर। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो गया, 2n 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 एंड 2n। अब आप एक बात देखिए, ध्यान दीजिए कि शुरू में एक सेल थी और अल्टीमेटली 2 माइटोटिक डिवीजन के बाद एक ही सेल से हमारे 4 सेल बन गए। आफ्टर 2 माइटोटिक डिवीजन, एक माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 बन रहे हैं, ठीक है, एक सेल से। तो सेल का नंबर बढ़ा है ना, नंबर बढ़ा है, आ रही बात समझ में। जैसे कि 1 है, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, समझ बात आ गई। तो ये जो पहली स्टेप है जहां पर एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल अल्टीमेटली नंबर ऑफ सेल्स बनाते जाता है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, और वो जो फर्दर नए सेल्स बन रहे हैं दे आर सिमिलर, दे हैविंग द सिमिलर क्रोमोसोम नंबर ऑफ दिस, इसके जैसे ही है, ठीक है। तो ये जो नए सेल्स यहाँ पर आगे बन रहे हैं, इनपुट हो रहे हैं, इन सेल्स को अभी क्या नाम देंगे, तो इन सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये प्राइमोर्डियल सेल्स है, जर्म सेल्स है, इनसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा, ये हमारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी सबसे पहली स्टेप है।
स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे पहली स्टेप, 3 स्टेप होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। सबसे पहले है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ही तो बढ़ रहा है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। पहली स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। एंड जो मल्टीप्लिकेशन फेज है इसके बाद जो सेकेंड फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज के सेकेंड स्टेप पे जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ग्रोथ फेज। अब देखिए ग्रोथ फेज में क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब यहाँ पर ये 4 बन गए थे, 4 से आगे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर हमने ले लिया, एक ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। यहाँ से एक स्पर्मेटोगोनिया ले लिया, ये 2n। अब ये स्पर्मेटोगोनिया अभी क्या है, शुरू में छोटा सा है, ठीक। अब ये स्पर्मेटोगोनिया अपना साइज बढ़ा रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसने साइज इंक्रीज किया, सिंपली बायो के स्टूडेंट हो आपको पता है, नहीं भी अगर बायो के स्टूडेंट हो, आप पढ़े लिखे तो हो ही ना, आप ये जान रहे हो कि कोई भी छोटी चीज है अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपली ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है, ग्रोथ कहा जाता है। तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें ये सेल है और ये सेल का क्या हो रहा है, केवल बेटा देखो साइज इंक्रीज हुआ है ना, साइज इंक्रीज हुआ। अब जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो अंदर पूरा जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, साइटोप्लाज्मिक जो भी सारी चीजें होंगी सेल में वो सब बढ़ जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर सेम उतना ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ 2 है ना, तो ये भी 2n ही रहेगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। समझ में आता है, केवल साइज इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इस फेज को, ये सेकेंड फेज हो गई, पहली फेज हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये जो फेज है इस फेज को नाम दिया जाएगा ग्रोथ फेज, ठीक है। एकदम सिंपली आप ऐसे ही याद करिए जैसे मैं बताता जा रहा हूं। तो सेकेंड ग्रोथ फेज है, एंड ग्रोथ फेज का ही एक और नाम होता है, क्या नाम होता है भैया, तो इसका नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रोथ फेज तो कॉमन है, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन एक इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ग्रोथ फेज को ही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलते हैं। क्यों कहते हैं, तो जरा मतलब समझ लो। तो स्पर्मेटो टर्म आ गया कि ठीक है, पूरा स्पर्मेटो जो टर्म लिया है, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ रहे हैं तो प्रीफिक्स रखा गया स्पर्मेटो। साइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, अभिजेनेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, प्रिपेयर करना। तो देखो साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ना साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म की तो ग्रोथ हुई है। जैसे जैसे सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है, सेल पूरी सेल की ओवरऑल एक साइज में एनलार्जमेंट दिखाई देगी, बढ़त दिखाई देगी, आगे ना बात समझ। तो इसलिए इस प्रोसेस को ग्रोथ फेज कहा गया। दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड इसका दूसरा नाम, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक जो हमारा पार्ट है, जो भी सारी चीजें हैं, सेल ऑर्गेनेल्स है, भाई सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल्स, तो उन सबकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। ग्रोथ बस डबलिंग ट्रिपलिंग ये सारा आपको ध्यान देना है कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया। जो क्रोमोसोम नंबर शुरू से प्राइमोर्डियल जर्म सेल से चला आ रहा था वही क्रोमोसोम नंबर अभी भी यहाँ पर स्टेब्लिश है। आ गया ना समझ में। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया था, जब इसकी ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ होने के बाद यही स्पर्मेटोगोनिया अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो यहां से, ठीक है, आपकी तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे गैमेटोजेनेसिस में, केवल हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे गैमेटोजेनेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो मैच्योरेशन फेज है, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज जो है इसमें सिंपली हो क्या रहा है, तो मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। मियोटिक सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और मियोटिक सेल डिवीजन में जैसे कि आपको पता है, एक जो सेल है उसका न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो पहली बार जब डिवीजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट, और जो दूसरा हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस फर्स्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज रिडक्शन टाइप। मियोसिस फर्स्ट जो है वो हमेशा रिडक्शन टाइप है, ओके। रिडक्शन टाइप इन द सेंस कि जो क्रोमोसोम नंबर है वहां पर हाफ हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई में या डॉटर सेल्स में। एंड उसके बाद जब दोबारा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड जिसको बोलेंगे, तो मियोसिस सेकेंड जो होता है वो इक्वेशनल टाइप होता है, इसलिए उसको माइटोटिक टाइप भी बोलते हैं। तो चलिए थर्ड जो स्टेज है
पहला हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज, एंड तीसरा ग्रोथ फेज के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया जो है देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा बन गया है, ठीक है, ये वाली जो सेल है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बन गया है, ठीक है ना, दिस इज ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब जो है किसमें पार्टिसिपेट करेगा, थर्ड फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो थर्ड फेज है उसको क्या कहेंगे, वो कहलाएगी मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में आपको ध्यान देना है सिंपली हो क्या रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन। तो चलिए देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या है, अभी ये 2n है, ध्यान देना, दिस इज 2n, ठीक है, डाइप्लॉइड ही है, ग्रोथ हो चुकी थी, उसके बाद की स्टेज दिखा रहा है। अब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है, इसमें पहला मियोटिक डिवीजन हुआ। तो जब पहला मियोटिक डिवीजन हुआ तो एक जो हमारा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये देखिए 2 में डिवाइड हो गया, 2 बन गए भाई। एक बार अगर डिवीजन हुआ, जैसे मान लो ये है, यहाँ डिवाइड किया तो 2 ही तो बनेंगे, तो पहली बार में 2 बने। और ये जो मियोटिक डिवीजन है पहला, ये कैसा है, ये रिडक्शन टाइप है, ठीक है, दिस इज रिडक्शन टाइप, रिडक्शन टाइप। तो इस रिडक्शन टाइप में क्रोमोसोम नंबर अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, जो ऊपर डाइप्लॉइड था तो इससे ये हैप्लॉइड जो है सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, इन हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलोगे, तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी। सेकेंडरी को 2 डिग्री भी लिखा जाता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है इसी का एक और नाम है, इसको और क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। अक्सर लोग मैच्योरेशन डिवीजन पे नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, क्योंकि जो 3 स्टेजेस है, पहला क्या मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज। तो जो पूरी मैच्योरेशन फेज है उसमें केवल मियोसिस सेल डिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर से एक बार मियोसिस डिवीजन हुआ, लेकिन वो मियोसिस सेकेंड है, और मियोसिस सेकेंड जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, माइटोटिक टाइप। तो ये जो सेकेंडरी हमारा है, इसमें आप देखिए फर्दर फिर डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन कैसा है, ये है हमारा सेकेंड मियोटिक या मियोसिस डिवीजन। एंड ये जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, आप इसको जो है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन भी कह सकते हो। और सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम, कोई भी चेंज नहीं होगा क्रोमोसोम में, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइटोटिक टाइप, दिस इज माइटोटिक टाइप। और पहला बेटा क्या है, ये रिडक्शन टाइप है, ये वाला केस आपका माइटोटिक टाइप है, ठीक है। और इसके बाद अब जो आगे सेल बन रहे हैं, ठीक है, देखिए 2 है तो उससे क्या होगा, क्योंकि माइटोटिक टाइप है तो जो यहाँ पर n है उस जैसा ही तो यहाँ पर भी सेल बनेगा। तो देखिए इन 2 ने 2 और बना दिए, ठीक है, तब n और एक ने ये बना अब इस वाले से, ठीक है, तो ये n। तो आपने देखा कि शुरू में एक प्राइमोडियल जर्म सेल, फाइनली एक प्राइमोडियल, एक सिंगल प्राइमोडियल जर्म सेल जो है, जो डाइप्लॉइड है, उससे पहला मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ, ठीक है, क्या बन गए, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट करना है कि एक स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ किया तो उसने क्या बनाया, उसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अल्टीमेटली जब मैच्योरेशन डिवीजन पूरा हो गया इन द सेंस कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन भी कंप्लीट हो गया, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन भी कंप्लीट हो गया, तो फाइनली 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। और यही बनने वाले 4 सेल्स जो है इनको क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर इन चारों सेल्स को कहा जाएगा
स्पर्मेटिड्स, इनको स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, ये स्पर्मेटिड्स, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटिड्स तो बन गए, लेकिन अभी ये स्पर्मेटिड्स में कोई डिफरेंशिएशन तो है हुआ नहीं। स्पर्मेटिड्स एग्जैक्टली जो स्पर्म होता है उस जैसे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो ह्यूमन स्पर्म है उसमें कितने पार्ट होते हैं, पूरा जो स्पर्म का जब आप डिटेल देखोगे तो सबसे पहले क्या हो गया, आपका हेड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल पीस हो गया, फिर उसके बाद टेल हो गया। एक सीक्वेंस बना लो, HMT है ना, स्पर्म में HMT, सबसे पहले क्या, H फॉर हेड, M फॉर मिडिल पीस और T फॉर क्या हो गया, टेल। टेल जो है उसका कॉर्डल पार्ट है। अब हेड और जो मिडिल पीस है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए छोटा सा जो जंक्शन है उसको नेक ऑफ द स्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इतना डिफरेंशिएशन, अब इस एक सेल में आपको कहीं पर कोई हेड, मिडिल पीस, नेक या कोई टेल वगैरह कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो अभी ये स्पर्मेटेड है, अभी इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट होना है, अब ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेगा, तब जाकर के कहीं स्पर्मेटोजुआ बनेगा, जिसको यंग स्पर्म भी कहेंगे। यंग स्पर्म बोल रहे हैं, ठीक है, मेच्योर स्पर्म नहीं है, यंग स्पर्म, स्पर्मेटोजुआ। और वो बनाने के लिए, डिफरेंशिएशन होने के लिए, भाई सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल तो चाहिए, न्यूट्रिशन तो चाहिए। वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, तो वो न्यूट्रिशन आएगा सर्टोली सेल्स से। तो आपको याद रखना है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं ये पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, ये पार्शियली जाकर के क्या करेंगे, स्पर्मेटिड्स के साथ कोलैप्स करेंगे, पार्शियली उसके आसपास बने रहेंगे, और वहां से जो भी न्यूट्रिशन इनको डिफ्यूज होकर के धीरे धीरे मिलता रहेगा, उससे ये पूरा अपने लिए फायदा लेंगे। एंड अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। और जब डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये जो हमारे स्पर्मेटिड्स हैं, इन्हीं स्पर्मेटिड्स से आगे चल के डिफरेंशिएट होने के बाद इस तरीके से ये स्पर्म, 4 स्पर्म का, ठीक है ना, फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख रहे हो कि एक जो है आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल, उसने डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया और फाइनली स्पर्मेटोगोनिया बना। और वो जो स्पर्मेटोगोनिया है, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, याद रखेंगे, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया जो है फाइनली सारे स्टेजेस को पार करते हुए कितने, 4 स्पर्म बना रहा है या 4 स्पर्मेटोजुआ बना रहा है। अब ध्यान दें कि स्पर्मेटो जो हमारे स्पर्मेटिड थे ये तो पार्शियली सर्टोली सेल्स के साथ चिपके हुए थे, पार्शियली चिपके हुए थे। लेकिन जैसे ही डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, तब ये जो अब हमारे स्ट्रक्चर तैयार हैं, जिनमें एक डिफरेंशिएशन दिख रहा है, हेड दिख रहा है, मिडिल पीस, टेल दिख रहा है, तो यही क्या है, इनको यंग स्पर्म या इनका एक और नाम है स्पर्मेटोजुआ कहा जाएगा। इनको यंग स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ कहा जाएगा। और ये स्पर्मेटोजुआ अब सर्टोली सेल्स के साथ पूरी तरह जाके चिपक जाएंगे, ठीक है। सर्टोली सेल्स के साथ अब ये पार्शियली नहीं, दे आर टोटली कोलैप्स विद सर्टोली सेल्स। अब टोटली चिपके रहेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन ले सकें और एक्टिव हो सकें, ठीक है। मतलब इतने सफिशिएंट एक्टिव हो जाएं, इतने सफिशिएंट एक्टिव हो जाएं कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं उनसे ये बाहर निकल सके। और जब सेमनीफेरस टिब्यूल्स से स्पर्म बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, तभी तो जाकर के एपिडिडाइमिस में स्टोर किए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि इस पूरे प्रोसेस में कि सेमनीफेरस टिब्यूल से ये हमारे जो यंग स्पर्म, स्पर्मेटोजुआ जब रिलीज हो जा रहा है, तो भी वो पूरी तरह मेच्योर नहीं है। जो कंप्लीट मेच्योरेशन होगा स्पर्म का, स्पर्मेटोजुआ का जो कंप्लीट मेच्योरेशन है, वो एपिडिडाइमिस में ही जाकर के होता है, कंप्लीट मेच्योरेशन। इसीलिए उसे बोला जाता है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, याद रखना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको ध्यान देना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। तो सारे स्टेप्स को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर दे रहे हैं बच्चों, और डायग्राम को बुक से बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ करके करेंगे। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज या स्टेप कह सकते हो, मल्टीप्लिकेशन फेज।
मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद जो सेकेंड आपकी स्टेज है दैट इज नोन एज ग्रोथ। स्टार्ट कहां से करना है? टेस्टिस की जर्म सेल, टेस्टिस की जर्म सेल्स से स्टार्ट करना है। और ये जर्म सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद इन्होंने क्या बनाया? मल्टीप्लिकेशन के बाद इन्होंने बनाया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। जर्म सेल्स ने, जर्म सेल्स से आपने स्टार्ट किया। जर्म सेल्स में मल्टीप्लिकेशन हुआ। जर्म सेल्स क्या है? डाइप्लॉइड है। इनमें मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बने? स्पर्मेटोगोनिया बने। और स्पर्मेटोगोनिया भी क्या है? 2n है, मतलब डाइप्लॉइड है। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ फेज। एंड ग्रोथ फेज का ही दूसरा नाम क्या बताया? इसका दूसरा नाम बताया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, दिस इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ग्रोथ फेज हो गया। एंड ग्रोथ फेज कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, थर्ड स्टेज में पहुंच रहे हैं। थर्ड स्टेज में पहुंच रहे हैं। और थर्ड स्टेज में स्टार्ट हमें करना है किस सेल से? किस सेल से स्टार्ट करना है? उस सेल को नाम क्या देंगे? तो यही स्पर्मेटोगोनिया, जब ग्रोथ इसकी पूरी हो जाएगी तो ये क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है? ध्यान दीजिए, दिस इज 2n डाइप्लॉइड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ये थर्ड स्टेज स्टार्ट हुई। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? मैचुरेशन। मैचुरेशन फेज। ठीक है, और ये मैचुरेशन फेज में आपको 2 पॉइंट दे रहा हूं। ये जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मैचुरेशन फेज की फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट कर रहा है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को इसने कंप्लीट किया। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के बाद ये जो स्पर्मेटोसाइट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या हो रहा है बेटा? ध्यान दो, सेकेंड मैचुरेशन। मैचुरेशन डिवीजन ही क्या है हमारा? मियोसिस है ना। तो सेकेंड मियोसिस डिवीजन। और सेकेंड मियोसिस डिवीजन के बाद जो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है दैट चेंजेस इनटू स्पर्मेटेड। और ये स्पर्मेटेड, ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटेड बन गया, दिस स्पर्मेटेड नाउ चेंजेस इनटू, ये स्पर्मेटेड किसमें चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ ही क्या है? स्पर्मेटोजोआ आर यंग स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही यंग स्पर्म बोलेंगे। तो आपको ध्यान देना है, जो ध्यान देने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है दैट कंप्लीट्स या दैट कंटेन्स 3 फेजेस। उसमें 3 फेजेस प्रेजेंट होती है। पहला हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज को ही स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहा जा रहा है। एंड जो थर्ड है फेज, इंपॉर्टेंट फेज है, दैट इज मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज जो है वो किसमें पूरा हो रहा है? उसमें 2 सब फेजेस हैं, एक है मियोसिस फर्स्ट एंड एक हो गया आपका मियोसिस सेकेंड। आगे बात समझ में? ये सारा एक फ्लो डायग्राम है, इसको बहुत ध्यान से अगर चीजों को समझोगे डिटेल, सारे पॉइंट आप बुक से समझिए, पढ़िए एक बार जो भी बताया गया है, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जो भी क्वेरी है वो लिखो, टाइप करो, उसका रिलेटेड आंसर तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी करिए, काम करिए। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा समझो, जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, तो इन स्पर्मेटोजोआ को अब क्या करना है? इन स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पर स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है और ये यंग स्पर्म है।
ठीक है ना, इनको यंग स्पर्म कहा जा रहा है। अब ये पूरी तरीके से किससे, सर्टोली सेल्स से चिपके हुए हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजुआ बन गए हैं, ठीक है, इन स्पर्मेटोजुआ को क्या करना है, जो हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है वहां से बाहर निकालना है। वहां से जब ये बाहर निकलेंगे मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उनसे रिलीज होंगे, कहां पर जाएंगे, रेटिटेस्टिस में जाएंगे, और रेटिटेस्टिस से जो वासा एफ्रेंसिया है वहां से होते हुए फाइनली एपिडर्मिस में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से जस्ट इनको रिलीज कर देने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यंग स्पर्मेटोजुआ। जब हमारे स्पर्मेटेड जो है स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्जन क्या हो गया, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है, जो इसी मैच्योरेशन में ही काउंट कर लिया जाएगा साथ में। अब आपको ध्यान देना है कि जब स्पर्मेटोजुआ बन गए और ये थोड़ा एक्टिव हो गए, तो अब इनका फाइनल जो मैच्योरेशन है वो कहाँ होगा, वो एपिडिडाइमिस में होगा। और एपिडिडाइमिस में पहुंचने के लिए इनको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आना पड़ेगा ना, रिलीज होना पड़ेगा। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर के रेटिटेस्टिस में पहुंचेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये जो प्रोसेस है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से उनको बाहर निकाल दिया गया, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। अगली बात समझ में, दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है डिफरेंशिएशन फेज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। पूछा जाएगा कि नेम द इवेंट, जो डिफरेंशिएशन इवेंट है, डिफरेंशिएशन फेज जो है, उसको स्पेसिफिकली आप क्या कहेंगे, व्हेन ए स्पर्मेटेड चेंजेस इनटू स्पर्मेटोजुआ। जब एक स्पर्मेटेड जो है स्पर्मेटोजुआ में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। आगे बात समझ में। तो ये पूरा जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, ओके। और तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि लॉकडाउन में हम सबको इस पूरे कोरोना के दौर में अपने को बचा के चलना है। बचे रहेंगे तभी अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे और अपने सपने साकार कर पाएंगे, ठीक है ना भैया। तो मेहनत करो, साथ में बने रहो, अपना बहुत ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। थैंक यू।